अब लड़कियां जो हैं वो ना बोलने के बदले में हत्याएं करने लगी हैं। लोहगढ़ में केतन अग्रवाल एक एंटरप्रेन्योर, सिया गोयल एक एंटरप्रेन्योर की बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी सुशिक्षित सभ्य परिवार से आई हुई लड़की बेटी, इन दोनों का रिश्ता होता है और लड़की जो है उसको केतन को अपने मंगेतर को ले जाती है कि चलो मेरे साथ में हम लोहगढ़ जो है वो ट्रैकिंग के लिए जाएंगे और वहाँ पे उसको धक्का देती है। 21 साल की लड़की आई थी और वो डिप्रेशन में थी। वो चाह रही थी कि हम उनको डिप्रेशन से बाहर निकालें। तो अब तक ये आपका पहला अफेयर है? बोले नहीं, 5वां है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने कब शुरू किया था? बोली 14 साल की उम्र से। परिवार इंस्टीट्यूशन इन हालात में टूटने की कगार पे है या हम लोग जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ चले जा रहे हैं खासतौर से महानगरों में, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बच्चों पर आ रहा है कि जब ये मुस्कान वाला ब्लू ड्रम केस सामने आया था तो मतलब उस पर तो काफ़ी मीम्स बने, जोक्स भी बने और कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में ये हालत हो गई थी कि यदि कोई व्यक्ति खाली नीला ड्रम खरीदने आता था तो लोग आधार कार्ड मांगने लगे थे दुकानदार। आपको क्या लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रेम संबंध बचाने के लिए किसी की हत्या कर रहा होता है तो उस समय में उसका ज्ञान, उसकी साइकोलॉजी क्या होती होगी? नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप हैं हमसे आज मुखातिब 5E मीडिया में एक बार फिर। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें कभी कोई लड़की या नवविवाहिता अपने मंगेतर को या अपने नवविवाहित पति को मार है, उनकी हत्याएं कर रही है। भारतीय समाज में ये जो चलन है ये पिछले 4-5 सालों तेजी से बढ़ा है और आखिरकार ये है क्यों? इस चीज़ के पीछे वजह क्या है और क्यों ये जो वैचारिक धरातल पर ये जो विसंगति हमें देखने में आ रही है वो क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हिंदुस्तान के मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव आनंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और आपके जो मुरीद हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो मरीज़ हैं वो आपको वक्त नहीं देते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए समय निकाला, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। माय प्रिविलेज ऑल्सो, हमारा भी सौभाग्य आपसे मिलने का। डॉक्टर साहब, आपने अपने अब तक के जीवन में हज़ारों केसेस जो हैं वो देखे, सुने, समझे होंगे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जिनकी मानसिकता जो है वो आपको ऐसी लगी होगी कि भाई ये आदमी तो क्यों शहर में घूम रहा है या आम आवाम समाज के बीच है, इसको तो जेल में होना चाहिए या असाइलम में होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपकी अपनी ओथ है कि आप अपने किसी केस या किसी उसके बारे में डिटेल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके क्लाइंट्स का या आपके मरीजों का प्रिविलेज भी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि समाज जो है पिछले 30-40 सालों में या मैं कहूँ कि पिछले 10 सालों में ही इस कदर बदल गया है कि अब लड़कियां जो हैं वो ना बोलने के बदले में हत्याएं करने लगी हैं? क्यों है ऐसा? पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज बदल गया है। ये वो समाज नहीं है जो हमारे और आपके माता पिता के समय का था। दूसरा, आपने शब्द यूज किया कि लड़कियां, तो लड़कियां भी वो लड़कियां नहीं है जो परंपरागत तरीके से लड़कियां कही जाती थीं, जिनके बारे में मशहूर था कि हम डोली में आएंगे या हम वैसे जाएंगे और एक ही परिवार में एक ही पुरुष की पत्नी बनकर रहेंगे, सारे दुख सुख वहीं देखने हैं, वहीं झेलने हैं और एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी। अब कोई रेखा नहीं, ना लक्ष्मण, न कोई रेखा नहीं। अब ये है वर्तमान समय की ज़रूरत, ये कौन हमें कितना सुख ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में कम से कम कीमत में हमें सुख दे सकता है। अब मापदंड ये है, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक एवरेज बॉयफ्रेंड की 3-4-5 गर्लफ्रेंड होना
कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, इतना मतलब 3-4 बार, तो क्या लड़कियों का भी ऐसे ही है? और अगर उनकी हैं तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक दृष्टांत भी बताऊंगा, बिना व्यक्तिगत डिटेल की रिवील किए हुए। एक एवरेज लड़की की भी 21 साल में तक आते आते 3-4-5 बॉयफ्रेंड होना कोई अजीब बात नहीं होगी। अगर अजीब हमें लगे तो हम पुराने ज़माने के हैं। अच्छा। अगर आप सुनना चाहें तो जस्ट केस 21 साल की लड़की आई थी और वो डिप्रेशन में थी। वो चाह रही थी कि हम उनको डिप्रेशन से बाहर निकालें। हमने कहा उसके बाद क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा अब तक ये आपका पहला अफेयर है? बोले नहीं 5वां है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने कब शुरू किया था? बोली 14 साल की उम्र से। अच्छा, तो ये उनका 5वां रिलेशनशिप था। 14 से लेके 21 साल की उम्र के बीच। और वो इससे निकल गई थी, इससे डिप्रेशन में थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको इस डिप्रेशन से आप निकल आएंगे, आगे क्या प्रोग्राम है? तो बोली आप डिप्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, फिर हम एक लड़का ढूंढेंगे, उसके साथ 12 साल रहेंगे लिव इन में। 12 साल के बाद जब हम 33 के हो जाएंगे तो हमारा मूड बना तो हम उससे एक बच्चा लेंगे और फिर हमारा मन भर गया तो उसको बोलेंगे अब तुम जाओ, फ्री हो। तो नई मानसिकता ये है कि कौन व्यक्ति हमें कितना सुख दे सकता है, किस किस तरह का, कम से कम समय में, उसकी उस हिसाब से वैल्यू है। तो जिन परंपरागत रूप से हम जिन शब्दों को यूज करते हैं, विवाह, संबंध, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 1-2 दशक के बाद ये सब चीज़ें रामायण महाभारत की तरह अजूबी ना लगे कि ये तो पुराने ज़माने की माइथोलॉजिकल है, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि बहुत सारी लड़कियां, विशेष तौर पर लड़कियां, शादी के संबंध से बचना चाह रही हैं। हम क्यों करें शादी? क्या ज़रूरत है? हम बिना शादी के रह लेंगे। तो ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, भूचाल है सामाजिक मान्यताओं में। आपको लगता है कि जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश है ये, और समाज में रहना तो है लेकिन बंधनों में नहीं बनना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो नया युवा वर्ग है वो जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, क्योंकि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, और उसको चारों तरफ की दुनिया में इंस्टेंट मिल भी जाता है। जहाँ 3-3 घंटे की पिक्चरें होती थी, आज जो है वो छोटे छोटे एपिसोड में देखना चाहते हैं। अगर वो लंबी बना देंगे तो उसको कोई देखना नहीं चाहेगा। जहाँ न्यूज़पेपर लोग पूरा पढ़ते थे, वहाँ अब सब लोग इंटरनेट पर शिफ्ट हो गए हैं। तो अब जो अटेंशन का भी स्पैन है वो कम है, तो लोगों को सब शॉर्ट में चाहिए। ठीक है, बाहर की दुनिया की बहुत सारी शॉर्ट में हो सकती थी, लेकिन संबंधों में शॉर्टनेस लाना शायद आत्मघातक है। आत्मघातक शब्द को सुनने में तकलीफ बहुत सुसाइडल है। आपको ये महसूस होता है कि आज का जो हमारा वक्त है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, जहाँ फैमिली एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, मतलब पिछले 10,000-20,000 सालों से माना जा रहा है या वैदिक काल से माना जा रहा है, वो परिवार इंस्टीट्यूशन इन हालात में टूटने की कगार पे है, या हम लोग जिस तरीके से न्यूक्लियर पीस की तरफ चले जा रहे हैं, ख़ासतौर से महानगरों में, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बच्चों पर आ रहा है? बिल्कुल है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, और काफ़ी लोग जो श्रोता हैं वो शायद हमारे विचार से सहमति नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन एक वेस्टर्न वर्ल्ड को बिजनेस फैलाने के लिए पहले उनको जॉइंट फैमिली तोड़नी थी, तो जॉइंट फैमिली टूट गई। फिर न्यूक्लियर फैमिली में 2 भाई या माँ बाप साथ में रहने थे, फिर जॉब की कंडीशन की वजह से बच्चे लोग बाहर निकल गए। जब तक घर में रहते हैं, हर घर में टीवी आ गया, तो साथ बैठने का समय अलग हो गया। खाने की चॉइसेस में किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को थाई पसंद है। एक टेबल पर एक खाना खाने का रिवाज भी थोड़ा असंगत हो गया। उसके बाद हर आदमी की अपना जीवन है, अपनी मित्र मंडली है, अपनी बातें हैं, अपना हाथ में मोबाइल है, उसका अपना टेस्ट है। तो वो अपने घर में अपने बिस्तर पर जाके खुद एंटरटेनमेंट जो करना चाह रहा है कर रहा है। माँ बाप को भी कहता है बिना कॉल करे मेरे रूम में मत आना। तो एक वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिसका काम बिजनेस फैलाना था, उसने हमारे परिवार को हर तरीके से तोड़ दिया। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली के भी हर इंडिविजुअल को, पति पत्नी को भी, बच्चों को भी, माँ बाप से। तो जिसको हम परिवार कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई शब्द नहीं है, विकल्प नहीं है, मगर वो परिवार की जो एक बाउंड्री है वो खोखली हो गई, वो कागजी हो गई। हर व्यक्ति जो परिवार को बिलोंग करता है वो अपने अपने रास्ते पर सराय की तरह आता है, रात को सो जाता है, अगर सोता है 2 बजे तक, 4 बजे तक, और सुबह अपने निकल जाता है।
तो उसके लिए खाली एक स्ट्रक्चर रह गया जिसमें जाना है, नहाना है, खाना है, सोना है, निकल जाना है। इसी से जुड़ी हुई वो बात भी है कि बाहर की दुनिया के लोग जिनके साथ लंबा समय गुजारने का मौका मिलता है, जितने भी ऑफिस में काम करने वाले, जितने भी कॉलेज में साथ पढ़ने वाले, उनके साथ लंबा समय गुजारने का मौका मिलता है, उनके साथ हर भावना को एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। तो वो एक पैरेलल दूसरी दुनिया बनती जा रही है। पहले तो ये था कि घर हमारा, घर वाली, घर वाला, घर, परिवार। अब हमने एक दूसरी पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। हम कैसे उम्मीद करें कि उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा जिसके साथ वो 10 घंटे गुजार रहे हैं, या जिसके साथ वो चाय पी रहे हैं 4 बार, या जो कह रहा है कि मैं तुमके रास्ते में तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, या जिसका मन कर रहा है अरे चाय पी कर जाओ ऊपर घर आके, तो बात भी करेगा आधे घंटे, आज चाय पीने आएगा, कल को लंच डिनर पर भी आएगा। तो ये जो हमने समाज को भी, समाज की उन पुरानी मान्यताओं को, बेसिक फ्रेमवर्क को घर और काम की जगह में 2 में डिवाइड कर दिया। अब हम और आप बैठ के जो पुराने ज़माने की, हम ये उम्मीद करें कि नई ज़माने के बच्चे नए ज़माने के होकर पुराने ज़माने की बातों को अपनाएं, इसलिए उनको लगता है कि हम उन्हें नहीं समझते। आपको लगता है कि जो पुणे का के लोहगढ़ में केतन अग्रवाल एक एंटरप्रेन्योर, सिया गोयल एक एंटरप्रेन्योर की बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी सुशिक्षित सभ्य परिवार से आई हुई लड़की, बेटी, इन दोनों का रिश्ता होता है, और लड़की जो है उसको, केतन को, अपने मंगेतर को ले जाती है कि चलो मेरे साथ में, हम लोहगढ़ जो है वो ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, और वहाँ पे उसको धक्का देती है और उसकी मौत हो जाती है, और इस काम में वो अपने प्रेमी को भी शरीक करती है। ठीक उसी तरह का केस जो है वो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी वाले उसमें है। सोनम ने अपने प्रेमी को बुला करके और मेघालय में इस तरीके से अपने पति की, राजा की हत्या की थी, वो भी शादी से 2-3 महीने बाद ही। ऐसे दर्जनों केस हमारे सामने पिछले 5 साल में आ गए हैं। एक केस में तो 4 या 5 महीने बाद में ही मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति की हत्या करके नीले रंग के ड्रम में उसको भर दिया था और उसकी लाश छुपाने की कोशिश की थी, उसमें भी उसका प्रेमी शरीक था। ये जो पूरा का पूरा एक पैटर्न बन रहा है, ये एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक पैटर्न सा बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल है, बहुत तेज़ी से बन रहा है, और जिन केसेस का आपने उल्लेख किया है, चर्चा की है, वो गिने चुने केसेस हैं जो लाइमलाइट में आ पाते हैं, या जो प्रेस के थ्रू आप तक पहुंच पाते हैं। इस एक केस के अगेंस्ट में 10 ऐसे केसेस होंगे जिनकी खबर हमें और आपको नहीं पता चलेगी, या जो शायद पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं आते हैं या प्रेस तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन इतने बड़े समाज में होते हैं और उनके कवर अप होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, चाहे वो संस्थागत रूप में होते हैं। लेकिन घटनाएं इस तरह की अभूतपूर्व तरीके से, अनप्रेसिडेंटेड वे में बढ़ती जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको क्या लगता है कि जब 2 इतने अच्छे परिवार अपने बच्चों की शादियां करते हैं, तय करते हैं या कर देते हैं, उस समय में लड़की क्यों इनकार नहीं कर पाती कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, मैं तो उससे प्रेम करती हूँ, आप मेरी शादी करा दीजिए? आपने शब्द यूज किया कि अच्छे परिवार, तो आपने अच्छे परिवार की परिभाषा, समाज में हम कितने स्थापित हैं, या कितने हमारे पास वैभव भी है, या कितने हम नज़र आते हैं कि हमारे पास दुनिया के सुख साधन है, हम उस क्राइटेरिया को अच्छा परिवार मानते हैं। लेकिन अच्छा परिवार की एक दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि संस्कार कितने हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में सामंजस्य कितना है, संवाद कितना है, डायलॉग कितना है, संस्कार कितने ट्रांसमिट हुए हैं, और कितने बंधे हुए हैं बच्चे माँ बाप के संस्कारों से या उनकी मान्यताओं से। तो उस मापदंड पर तो अच्छे परिवार की परिभाषाएं अब विलोप होती जा रही हैं। अब इनके पास है कि अच्छे घर है, अच्छा अफोर्डेबिलिटी है, कार है, कपड़े हैं, पैसे हैं, साधन हैं 2 परिवारों के, मगर साथ साथ उनकी अपनी चॉइसेस भी तो हैं, उनकी अपनी खुशी है, उनकी खुशी का अपना तरीका है। आपने तो अब तक कुछ ही बातें बताई हैं, लेकिन समाज में तो इससे ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है। हर महीने लगभग ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लड़के शादी नहीं करना चाहते, और बहुत सालों के बाद पता चलता है कि भाई वो शादी लड़की से नहीं करना चाहते,
क्योंकि माँ बाप तो लड़की से कराना चाहेंगे। और इसका उल्टा भी है कि बहुत सालों तक वो शादी नहीं करना चाहती लड़कियां, लेकिन कई सालों के बाद पता चलता है कि वो लड़के से शादी नहीं करना चाहते। उनको क्लैरिटी नहीं है कि उसके अलावा और क्या, कई केसेस में। तो अब जैसे जैसे समाज की सारी बाउंड्रीज को, सारी सीमाओं को हमने डिफ्यूज कर दिया, वैसे वैसे चॉइसेस बढ़ गई। कितने सारे लोग हैं जो बहुत सारे कपड़े पहनना चाहते हैं जो पुरुष के संस्थागत रूप से नहीं थे। कितनी सारी लड़कियां हैं जो उस तरह के कपड़े पहनना चाहती हैं, उस तरह का व्यवहार करना चाहती हैं, सिगरेट पीना चाहती हैं, ड्रिंक करना चाहती हैं, जो हमारे समाज में उतना स्वीकृत नहीं था। लोग शायद मेरी बात को सुनकर मुझे रूढ़िवादी पुराना कहना चाहेंगे, उनका हक है कहने का, लेकिन हम और आप बात कर रहे हैं समाज की बिगड़ती हुई परिस्थिति के बारे में। हमें और आपको हक नहीं है किसी भी इंडिविजुअल को कहने का कि तुम्हें ऐसे जीना चाहिए या तुम्हें ऐसे नहीं जीना चाहिए। वो उसकी व्यक्तिगत चॉइस है। हमें उस पर टिप्पणी करने का या उसको रोकने का कोई हक नहीं। आई एम श्योर यू एग्री विद मी। हम बात कर रहे हैं कि समाज कहाँ जा रहा है और ये जो हो रहा है ये हमें कहाँ ले जा रहा है। कि आपके अपने घर में ड्रम के अंदर एक नवविवाहित पति जो है उसको मार के डुबो दिया गया है, या आपके घर में उस गाड़ दिया गया है, या नवविवाहित पत्नी ने अपने उसको धक्का दे दिया है। ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? ये अगर चिंता प्रेस नहीं करेगी, हमारे लाइन के लोग नहीं करेंगे, समाज का जिम्मेदार वर्ग नहीं करेगा और अभिभावक नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? कहानियां बनती रहेंगी, पिक्चर बनती रहेंगी। देखिए, अब तो ये हालत हो गई है कि जब ये मुस्कान वाला ब्लू ड्रम केस सामने आया था तो मतलब उस पर तो काफ़ी मीम्स बने, जोक्स भी बने, और कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में ये हालत हो गई थी कि यदि कोई व्यक्ति खाली नीला ड्रम खरीदने आता था तो लोग आधार कार्ड मांगने लगे थे दुकानदार। तो हालात वैसे हो गए थे। और पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से पुणे का केस होने के बाद पिछले 3 दिन में लड़कों की तरफ से एक साइको फियर मैंने सुनना शुरू किया कि यार शादी करें तो कहीं मौत को तो दावत नहीं दे रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि हमने शादी की है तो हम अपने घर में खुशियां लाए हैं। आज जो है लोग, लड़के कहने लगे हैं कि घर में मौत और मातम लेकर के आने की स्थिति बन गई है। तो ये जो साइकोफियर है, मेल जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, क्या ये हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन को कहीं तोड़ देगी? इसमें दोनों तरफ का रोल है। हो सकता है कि जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर महिला होंगे तो शायद वो सोच सकते हैं कि मैं एंटी वुमेन हूँ। नहीं, यहाँ पुरुष वर्ग को भी बहुत कुछ सीखना होगा, समझना होगा फीमेल साइकोलॉजी को, उनकी इनसिक्योरिटी को, उनके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एंडोक्राइनोलॉजिकल हार्मोन, उनके मूड के फ्लक्चुएशंस को, उन लड़कियों के दिमाग में कितना कियाओस, कितना शोर विचारों का, भावनाओं का चलता है, उसको सीखना होगा। अगर वो शादी करने का तैयारी कर रहे हैं तो उसको जानने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आज अगर एक कार और मोटरसाइकिल खरीद कर लाएं तो हमें उसकी बेसिक फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। नहीं तो वही कार, वही मोटरसाइकिल हमें एक्सीडेंट करा के या तो हैंडीकैप करा देगी या हमें ऊपर पहुंचा देगी। और हम ये नहीं कह सकेंगे मेरा कोई रोल नहीं था, ये मोटरसाइकिल डिफेक्टिव थी। तो उसके बारे में बहुत कुछ जान लेंगे, समझ लेंगे। मगर शादी के बारे में इंग्लिश का एक जो वर्ड है, केयरलेस एटीट्यूड, हिंदी का जो है वर्ड है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से हम ये सोचते हैं लड़की है, शरीर है, सुंदर है, शरीर के अंग हैं, ये मेरी सेवा के लिए, मुझे सुख देने के लिए। तो हमारे समाज ने भी लड़के को राजा बनाया, राजकुमार बनाया कि तुम्हारी शादी होगी, लड़की तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें सुख देगी, तुम्हें खाना खिलाएगी, तुम्हारे बच्चों को बड़ा करेगी। तो पुरुष वर्ग ने, काफ़ी लोगों ने मान लिया कि शादी हमारे सुखों का एक माध्यम है, साधन है, जिम्मेदारी नहीं। तो बहुत जल्दी लड़कियों के अंदर विद्रोह होने लगा कि हम क्या सिर्फ यूज करने वाली चीज़ है? हमारे प्रति आपकी संवेदना, सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? अब सदियों तक ये चला आया, क्योंकि उस समय अवसर नहीं थे बाहर निकलने के। तो सदियों तक आपके घर की, मेरे घर की, हजारों घर की महिलाओं ने चुप रहकर, आंसू अंदर दबा के वो जिंदगी जी जिसको आज पलट के हम देखेंगे तो बड़े प्रशंसन के साथ कैसे जी। मगर नई उम्र की लड़कियां वो जिंदगी जीना नहीं चाहते। वो चाहते हैं अगर हम हैं किसी की पत्नी
और हमसे ये अपेक्षाएं हैं कि हम लॉयल पत्नी हो, सिंसियर पत्नी हो, हार्ड वर्किंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, गुड हाउसकीपर हो। तो हमारा पति भी तो बताए भाई तुम क्या हो। मगर वहाँ कोई तरीका नहीं है कि किसी भी माँ बाप ने बैठकर अपने बेटे को समझाया हो कि देखो तुम शादी करने जा रहे हो, किसी की बेटी किसी को बहन किसी की बहन को लेकर पत्नी बना के ला रहे हो, ये चीज़ें तुम्हारी उसके प्रति जिम्मेदारी की हैं। आप सोचिए आपके सर्कल में जितने लोग हैं, किस माँ बाप ने अपने बच्चे को बिठा के 1 घंटे समझाया हो कि ये चीज़ें जान लो बुलेटेड पॉइंट में, उसके बाद इन पर और जानकारी हासिल करो ताकि तुमसे वो गलतियां ना हो या तुम्हारे जीवन में वो दुर्घटनाएं ना हो जो तुम पढ़ रहे हो। कहीं नहीं है, इसलिए शादियां टूट रही हैं। शायद आपको भी और दर्शक लोगों को भी वो होगा कि आज की डेट में 10 शादियां अगर हो रही हैं तो 7 शादियां 5 साल पूरे नहीं कर रहे हैं खुशी खुशी। आप बहुत चौंकाने वाली बात बता रहे हैं। समाज में अगर ऐसी हालात बन चुके हैं तो ये बहुत विस्फोटक है। कितना भी आप बैंड बाजा बारात कर लीजिए, कितने सैकड़ों गेस्ट बुला लीजिए, कितने आप खर्चा कर लीजिए, जो कि खर्चा अब छोटा मोटा नहीं है, अगर 5 साल वो खुशी से पूरी नहीं कर रहे हैं तो ये सोचनीय परिस्थिति है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम कहाँ आ गए हैं। वो वाकई मतलब बहुत अफसोसनाक स्थितियां बनती हैं। अब ये केतन अग्रवाल वाले ही अगर मैं जाएं तो 18 करोड़ रुपए में उन लोगों ने सिर्फ एक हवेली जो है या महल अपनी शादी के लिए बुक किया था, 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक की हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अलावा जो तमाम इंतजामात होंगे उसमें वो लोग कितना खर्च करने वाले होंगे। और ये शादी अभी तो हुई नहीं और वो सारा के सारे ये सपने ख़त्म हो गए, सारी तैयारियां धराशायी हो गई। और ये एक ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है या समझ में आ रही है कि वो लड़की पढ़ी लिखी है, सिया जो है वो भी सुशिक्षित है, संस्कारी कितना है वो तो मामला अलग हो गया। उसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि वो अपने माता पिता को तो ना नहीं बोल पाई, जिस लड़के से उसका रिश्ता होने जा रहा था वो उसको क्यों नहीं इनकार कर पाई कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हूँ। कोई वजह हो सकती है इसके पीछे मनोवैज्ञानिक रूप से? किसी भी एक पर्टिकुलर केस के जो पैरामीटर्स हैं, ये जो उनकी इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, उसकी पूरी जानकारी तो मुझे भी और आपको नहीं है, इसलिए इस विशेष तौर पर इस केस के बारे में टिप्पणी करना तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर कहना ज़रूरी है कि बहुत सारी लड़कियों के अंदर अब ये साहस आना शुरू हो गया है, या तो अपने माँ बाप को बता देती हैं या होने वाले जो लड़का देखने आया उसको बता देती हैं, देखो तुम आए हो, चाय पियो, बैठो। लेकिन शादी हमारी नहीं होगी, हमारा कहीं और लड़के भी मान लेते हैं। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमने और आपने अपने ज़माने में सोची भी नहीं थी, हम और आप लगभग एक ही उम्र के हैं, कि अब जब 2 लोग मिलते हैं तो भाई तुम्हारे कितने थे, मेरे कितने थे, तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड थे, मेरे 3 गर्लफ्रेंड थी, पहले हिसाब कर लेते हैं। बड़ी ऑनेस्ट बात। और अगर मैं मान लीजिए 22, 24, 28 साल का लड़का हूँ, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो सामने वाला विश्वास नहीं करेगा, कैसे आदमी हो, कुछ गड़बड़ है क्या, कॉलेज पढ़े हो, ये है, तो कैसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, या इंटरेस्ट कहीं और है, या कुछ गड़बड़ है, इंटरेस्ट कहीं और है, सोचता के बारे में। तो आजकल ये नहीं माना जाता कि आप साइकोलॉजिकली इमोशनली वर्जिन होंगे। मैं फिजिकलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक निकल गया वर्जिनिटी का, वो चीज़ डाइल्यूट हो गई। ठीक वैसे जैसे कंडोम वो डाइल्यूट हो गया, ऐसे बहुत सारी मान्यताएं डाइल्यूट हो गई। अब इमोशनल वर्जिनिटी, साइकोलॉजिकल वर्जिनिटी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया। क्योंकि आप अगर 28 साल के हैं, 26 साल के, तो आपको किसी के प्रति तो क्रश रहा होगा, अट्रैक्शन हुआ होगा, बात की होगी, दोस्ती हुई होगी, प्यार हुआ होगा, होते होते रह गया होगा, या चाहा होगा कि चाहा होगा, यही चाहा होगा कि हम तुम एक कमरे में, नहीं हो पाया होगा उस तरफ से। तो अब ये बड़ी ऑनेस्टी से डिस्कस हो जाता है, तुम्हारे कितने, मेरे कितने, और उस डिस्कशन में ही ये जज हो जाता है कि मुझे पुराने से कोई मतलब नहीं। उस डिस्क्रिप्शन में ही, उस वर्णन में ही हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि वो पुराना था, अब मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये डाउटफुल हूँ। उसके बाद आगे बढ़े ना। अब ये बात सामान्य है, 50 साल 60 साल पहले के जीवन में इस बात सामान्य नहीं थी। हो वाली बात थी कि अरे हाउ कैन समबडी आस्क दिस क्वेश्चन। अगर किसी लड़की से आपने पूछ लिया होता कि तुम्हारा कोई था, तो घर में पूरा तूफान हो गया। अब नहीं है, अब ये स्वीकृति है। तो ये दुनिया की बदलती हुई मान्यताएं हैं जिनको स्वीकार करने में अभी भी
पेरेंट्स के पार्ट पर थोड़ी सी हिचक है, बच्चों के पार्ट पर नहीं। वो कहते हैं हमको क्यों ना हम बता दें, जिस केस का आपने जिक्र किया उसकी तो हमें नहीं पता, उसके बारे में नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रेम संबंध बचाने के लिए किसी की हत्या कर रहा होता है तो उस समय में उसका ज्ञान, उसकी साइकोलॉजी क्या होती होगी? देखिए, हमारे चारों तरफ जितनी एक्टिविटी हो रही है ना, उसमें क्राइम कहिए, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पाने की ग्रीड कहिए, उसमें जो जो कुछ हो रहा है यहाँ से लेकर ब्राज़ील तक, यहाँ से लेकर यूएसए तक, यहाँ के किसी कोने में, उसकी जानकारी विद इन आवर्स हमारे तक पहुँचती है। और वो जानकारी ज़्यादा पहुँचती है जो कि विषाक्त है, टॉक्सिक है, नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है। वो जानकारी नहीं आती जो कि पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, क्रिएटिव है। और वो जानकारी हमें इंटरेस्ट देती है। सारा ओटीटी क्या है, काफ़ी लोग बताते हैं ये प्रोग्राम अच्छा, वो प्रोग्राम अच्छा, हमें बताते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता किसी वजह से, तो हम नहीं देख पाते। लेकिन जितने भी ओटीटी के पॉपुलर प्रोग्राम हैं, उनमें क्या है, 70% 80% कंटेंट जो है वो वाले हैं जो समाज के किसी कोने में हो रहे हैं, होते हैं। हमारा कैमरा वहाँ पहुँच जाता है कि भाई हमको बड़े उसको दिखाना है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो क्लाइंट की तरह भी हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कई बार कि भाई आप लोग ऐसा क्यों लिखते हैं? मतलब क्राइम थ्रिलर ही क्यों, या मर्डर ही क्यों, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ही ज़्यादा क्यों? तो वो कहते हैं समाज में ये, हमारे प्रोड्यूसर या हमारे डायरेक्टर कहते हैं, हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं यही चलेगा, यही बिकेगा। तो हमें वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट करती है जिसमें थोड़ा सा सेंसेशनल है, वो उसके साथ, वो उसके साथ, उसके साथ, ये हुआ, वो हुआ। हमें अच्छी चीज़ों में कोई आकर्षण नहीं है, हम वो सामान्य है। तो इसलिए काफ़ी युवा वर्ग जो है उसके मन में एक इच्छा है मैं कुछ अलग करके दिखलाऊं, मेरी ज़िंदगी, मेरी मैरिड लाइफ कुछ अलग किस्म के हो। एक तो ये यूनिक क्वेस्ट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ईगो हो गई है। फिर दूसरी बात एक और है जो हम गौर कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, कि जब से सोशल मीडिया आया तब से कंपैरिजन बढ़ गया। अच्छा। अब कंपैरिजन बढ़ने का मतलब ये है कि उन्होंने 18 करोड़ की शादी की तो हम 25 की करेंगे, उन्होंने शादी में 2 चार्टर प्लेन मंगाए तो हम 3 मंगाएंगे, उनका वो हस्बैंड, वो मेरी फ्रेंड शादी के बाद हनीमून के लिए नेपाल गई थी तो हम नेपाल थोड़ी जाएंगे, हम तो मालदीव जाएंगे। वो मालदीव गया तो हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ये सब बातें पहले नहीं थी। अब जो भी जाता है फेसबुक पर फोटो डालता है, एयरपोर्ट से फोटो डालता है मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मालदीव गया हूँ। तो ये सब चीज़ें इम्प्रेशनेबल माइंड को, उनको लगता है हमें उनके लेवल पर आके उनसे आगे जाना है, भले ही हमारे पास उसकी अफोर्डेबिलिटी हो नहीं हो, हम सक्षम हो कि नहीं हो। क्योंकि हमारे आपके समय तक ये था कि हमारे पास साधन क्या है। अगर आप 50 लाख का सूट पहने हो और मैं एक ऑर्डर ही पैंट शर्ट पहने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं था। आप 50 लाख का अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड करिए, मुझे आपकी कंपटीशन में नहीं हो। आज ऐसा नहीं है। यानी आज स्थिति ये हो गई है कि एक घर बसाने के लिए एक घर बेच दो। बिल्कुल बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। घर बसाने की बात तो दूर हो गई, हर शादी जो हो रही है उसके पीछे अपरोक्ष रूप में न जाने कितने दिल टूटते हैं, ना कितने बर्बाद होते हैं, ना कितने घरों में क्या क्या होता है, वो सामने नहीं आ पाता। आपको ऐसा लगता है कि ये जो समाज इस वक्त आप और हम देख रहे हैं या जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें युवा पीढ़ी, ख़ास तौर से जो जेनजी है, मिलेनिया हैं और ये सब हैं, इनके आगे की भी, वो ये मानती है कि मेरी खुशी सर्वोपरि। एक उनके दिमाग में कुछ इस तरह का फैक्टर भी चल रहा है। आपके क्लाइंट्स जो आते हैं उनमें इस तरह की चीज़ आपको देखने में आती है? मेरे ख्याल से शायद आपने, मेरा मेन वर्क जो है साइकियाट्री के बाद मैरिज काउंसलिंग है। मेरा मेन काम जो है 80% मेरी वर्क जो है मैरिज काउंसलिंग पर है, जो हम पिछले 45 साल से अपनी खुशी से और अपनी इंटरेस्ट से फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये हो गया है कि जब वो देखते हैं कि पिता अपने काम में, अपनी खुशी में, अपने बिजनेस में, अपने जो जो उसके इंटरेस्ट है उसमें बिजी है, माँ अपने में बिजी है, तो हर बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे एक डेवलप हो रहा है पैटर्न कि हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी राह का मुसाफिर है जी। तो मेरी खुशी सर्वोपरि है। मुझे कभी कभी सोचता हूँ हिंदी के जो कुछ शब्द निकल कर आ रहे हैं लोग बिल्कुल समझते हैं। खास तौर से हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत ही अच्छी हिंदी समझने वाले लोग और उर्दू समझने वाले लोगों का बड़ा वर्ग है हमारे पास में। बहुत लंबे अंतराल के बाद कभी कभी दिमाग हिलता है तो कुछ हिंदी के शब्द निकल कर आते हैं। तो हर व्यक्ति को उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में लगता है कि मेरी खुशी टॉप पर
और मेरे चारों तरफ के लोग मेरी खुशी में सहायक बने, बाधक ना बने। अब कुछ समय तक तो ये बात संभव है, और वो भी जब तक संभव है जब आप ये वायदा करें कि अगर आप मुझे 1 कप चाय पिलाएंगे तो क्या मैं भी आपको 1 कप चाय पिला लूंगा। मैं कहूँगा आप तो मुझे 1 के बाद 2 के बाद 50 कप चाय पिलाते रहिए, मैं आपको नहीं पिलाऊंगा। तो पर आप बोलेंगे मैं आपका वो थोड़ी हूँ सेवा के लिए। तो हर पत्नी के मन में एक धारणा आ गई है, शादी का मतलब है कि पुरुष मेरी सेवा, मेरी प्रशंसा, मेरे गुणगान हर तरीके से, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक, हर तरीके से मुझे खुशी दे। और अगर नहीं देगा तो मेरे पास चॉइसेस हैं ना, नंबर 1 2 3 4 5 RAC। मैं उनको RAC बोलता हूँ, रिजर्वेशन कैसे नहीं, बाहर लोग बैठे हैं। अच्छा। चलती है खंडाला। अब पहले तो खंडाला का नाम हमने और अपने बचपन में नहीं सुना था, आज तो आपको हर 5 मिनट में टैक्सी मिल जाएगी खंडाला जाने वाली। तो विकल्प इतने तैयार हो गए हैं और उन विकल्प की कहानियां भी इतनी मार्केट में हैं, हम कैसे उम्मीद करें कि उस उम्र के बच्चों को टेम्पटेशन नहीं होगी। आज आप किसी होटल की इंक्वायरी कर लीजिए नेट पर जाके, आपको वहां बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, अनमैरिड कपल्स अलाउड, अनमैरिड कपल्स अलाउड। मैंने भी पढ़ा, मुझे ताज्जुब हुआ। हाँ, जो कि आज से 5-10 साल पहले नहीं होता था, देते ही नहीं थे वो। आज लिखा हुआ है, मतलब वो दरवाजा खोल के बोल रहे हैं भैया हम आपसे नहीं पूछेंगे, आओ आओ आओ। पहले तो खाली बॉम्बे जैसे शहर में, जो लोग दूसरे शहर के सुन रहे होंगे, बॉम्बे शहर में कुछ जगह मशहूर थी, उनका नाम लेना भी सबको पता है, मडालैंड होता था, कुछ कहीं होता था। आज तो अनमैरिड कपल अलाउ। मुंबई में जो इस तरह के होटल्स हुआ करते थे जहां पर कि अनमैरिड कपल्स जा सकते थे और 1 या 2 घंटे के लिए होटल रूम रेंट पे लिया करते थे, उनका एक नाम चला करता था जिसको चद्दर बदल होटल कहते थे। बेड ऐसी बेड चीनी चद्दर बदल कहा जाता था। आज न जाने कितने होंगे और बाहर से देखने में हमें पता भी नहीं चलेगा। और आप, वो भी तो सही है ना, आप ये भी तो मान के चलिए ना, खाली उन होटल को ही हम क्यों कहें कि आपको पता है कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसमें सारे दंपति कानूनी तौर पर विवाहित हैं। लिव इन तो आजकल बहुत कॉमन फिनोमेना बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको परमिट कर दिया है, मान्यता दे दी है। साथ रह रहे हैं, कहाँ पूछते हैं सर्टिफिकेट आप? आपने लिव इन का जिक्र किया तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस याद आया जो सुनने वाले लोगों को भी अजीब लगेगा। एक दंपति अभी आए थे कुछ समय पहले, जिससे मैंने कहा कि मेरा मेन वर्क मैरिज काउंसलिंग का है। तो युवा दंपति 24 साल की उम्र से 31 साल की उम्र तक वो लिव इन में रहे। चलो भाई, आपकी खुशी, आपका जीवन, आपकी दिशा, हम कौन, खुशी से रहे। 24 से 31 तक दोनों उसी एज में एक साथ रहे। 31 पर आके पता नहीं क्या विवशता हुई उनकी अपनी या उनके चारों तरफ के परिवारों की, कि उन्होंने 31 पर आके शादी की। और शादी करने के 15वें दिन वो सामने बैठकर दोनों दुखी आत्माएं कह रहे थे, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हमें डाइवोर्स चाहिए, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। इतनी लेट कॉम्पेटेबिलिटी क्यों समझ में आई आफ्टर मैरिज? क्योंकि लिव इन तक ओपन बाउंड्री थी, तुम 11 बजे आओ, तुम 1 बजे आओ, तुम संडे को बाहर जाओ, तुम कहीं जाओ, तुम्हारा किसका फ़ोन आया किसका नहीं आया, ओपन। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ, जहाँ शादी हो गई बाउंड्रीज बन गई, वहाँ थोड़ी थोड़ी बाउंड्रीज बन गई। भाई मुझे बता देना कि तुम लेट क्यों आ रहे हो, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रही थी। एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई ना उस रोल के हिसाब से, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब जिस पुरुष को आपने 7 साल तक पूरी छूट दी है, कहीं भी जाए, कितने बजे भी आए, अब आप उसके पाँव में रस्सी बांध रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मुझे बता देना कि आज खाने पर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। या उल्टा भी कि मैं जा रही हूँ कि 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर, अब पति वीकेंड पर अकेला बैठा है। तो ये जो रीडिफाइनिंग हो रही है रूल्स की, ये समाज को हिला रही है। क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा खुशी का ही मॉडल रहे, नई जिम्मेदारियों का, नई चुनौतियों का ना रहे। अब जब नई चुनौतियाँ आ रही है तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो उसमें से लोग निकलना चाहते हैं शॉर्टकट में कि हमें कोई दूसरा मिल जाए जो हमें देखकर भाई कहे तुम जैसा कोई नहीं, चलो हम चलते घूमने। तो इसलिए नए नए समीकरण बन रहे हैं रिश्तों में। आपके और हमारे टाइम में हमने खाली संबंधों की दुनिया में खाली एक ही समीकरण सुना था, पति पत्नी, या इक्का दुक्का कोई शहर में कोई प्रेमी रहा होगा जो बेचारा शादीशुदा नहीं हो पाया, दिल में एक दूसरे के लिए
गजलों वाला, ख्वाब वाला था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, जो भी गाने हुआ करते थे। मगर अब बहुत सारे नए समीकरण हैं, नई इक्वेशन है, जिसके लिए शायद हम सब लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं। क्या ये जो हालात बने हुए हैं, इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ लेकर के जाता हूँ, 5 से 10 साल के वक्फे के बीच में पीछे। तब ऑनर किलिंग बड़े पैमाने पे हो रही थी कि लड़की, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम जिससे तुम्हारी शादी करना चाहते हैं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। और ऐसे बहुत तमाम किस्से, मामले जो आए, इसको लोगों ने कहा कि ये ऑनर किलिंग है, कि फैमिली प्राइड एंड ऑनर के लिए उन्होंने अपनी बेटियों की हत्याएं की, बहनों की हत्याएं की। तो ये जो चीज़ है, क्या इसका ये नतीजा निकला है कि वो उस ऑनर किलिंग से लड़कियां बचने के लिए साइकोलॉजिकली उस प्रेशर में आ जाती हैं और परिवारों को ना नहीं बोल पाती? क्या ये संभव है? मैं आपकी बात का जवाब थोड़ा सा विस्तार में दे रहा हूँ। पहली बात तो जिसको हम समाज कह रहे हैं वो कोई एक मोनोलिथ नहीं है। अगर हम कल्पना कर लें 100 माले की बिल्डिंग, तो 100वें फ्लोर पर जो रहता है वो, और 50वें में रहता है वो, और 10वें पर रहता है वो, ग्राउंड, सबका जीवन एक जैसा होगा जरूरी नहीं है। तो ऑनर किलिंग वाला जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान या हरियाणा, और एक दूसरा वर्ग भी है, तो समाज एक नहीं है। समाज के अंदर अर्थक्वेक आ रहे हैं, रीजनल फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, एजुकेशन फैक्टर्स की वजह से। क्या आप इस बात से सहमति नहीं रखेंगे कि आज कितने माँ बाप हैं जिनके बच्चे 3 टायर सिटी से 2 टायर सिटी में आते हैं, पढ़ते हैं, 15 साल की उम्र से निकल जाते हैं? क्या उनके ऊपर माँ बाप का नियंत्रण है? या कितने बच्चे भोपाल या इंदौर या ग्वालियर या और जगह से बॉम्बे पढ़ने आते हैं, शुरू में हॉस्टल में रहते हैं, बाद में एक फ्लैट में 3 लड़कियां रहती हैं, 3 लड़के रहते हैं, 3 से 2 होते हैं, 2 से 1 रहते हैं, एक लड़की एक फ्लैट में, एक लड़का एक फ्लैट में। बोलते हैं 2 फ्लैट का खर्चा क्यों करें, साथ रहेंगे। एक ही फ्लैट में 2 कमरों में रहने 2 लोग रहेंगे। शुरू में तो रूममेट की तरह रहेंगे, बाद में क्या क्या शेयर करेंगे वो बात कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे नए समाज में ऐसे माँ बाप नहीं है जिनको ये बात मालूम होने के बाद भी उन्होंने आंख बंद कर ली? एक एक्सट्रीम था ऑनर किलिंग, कि तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की तो हम तुमको उड़ा देंगे। समाज का ही दूसरा वर्ग ये है कि बेटा तुम रहो तो 4 साल, जाहिर है बॉम्बे में कितना रहना महंगा है, तो तुम अलग अलग खर्च करोगे, तुम दोनों रहो, वैसे भी 2 साल 4 साल के बाद तुम्हें शादी करनी है तो साथ रहो। क्या बॉम्बे में ऐसे हजारों दंपति नहीं है जो विवाहित नहीं हैं? विवाहित होंगे ऐसी हम कामना करते हैं, लेकिन शायद नहीं भी होंगे, लेकिन माँ बाप भी तो आंख बंद कर लेते हैं। तो ये समाज की अलग अलग लेयर्स बदल रही हैं, और ये हमें और आपको सुनने में अजीब लगता है, देखने में अजीब लगता है, लेकिन हो तो रहा ही है ना, है तो ये रियलिटी ना। और जितनी अभी तक हुई है इससे और कहीं ज़्यादा आने वाले समय में होंगी। हम और आप अगर 2 साल के बाद इसी मंच पर बैठ के ये बात करेंगे तो आपकी प्रश्नावली कुछ और होगी। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि तब हालात बदल चुके होंगे, मानसिकता बदल चुकी होगी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बदल चुके होंगे, निश्चित है। आप ये बताएं कि एक मैरिज काउंसलर होने के नाते या एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते और एक इतना लंबा अनुभव जी चुके होने के बाद में, अगर कोई युवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने मन की बात, अपनी ज़रूरत या अपनी दिल की इच्छा जो उसको करना है या नहीं करना है, वो स्वस्थ तरीके से कैसे परिवार तक पहुंचा सकते? क्यों नहीं कहें? हम ये समझते हैं सिर्फ शारीरिक विकास को, कि हम 18, 19, 20 के हो गए, हमारे हाथ पैर डेवलप हो गए, हमारे शरीर के कुछ अंग पुरुष की तरह स्त्री के हो गए, तो सिर्फ हमने उस विकास को फाइनल क्यों मान लिया? मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, बुद्धिजीवी रूप से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी तो विकास के बराबर के पैरामीटर्स है ना। और वो मुझे लगता है कि ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट से ज़्यादा बड़ी भूमिका वो। अगर मैं 19 साल का हो गया हूँ, शादी के लायक हो गया हूँ, लेकिन मुझे अपनी बिल्डिंग में रहने वाली सारी लड़कियों में इंटरेस्ट है, वो किसी के प्रति मेरे मन में सम्मान नहीं है, भले वो आंटी 45 साल की हो, भले 55 साल की हो, मुझे वो सिर्फ औरत नजर आती है, तो मेरा विकास कंप्रोमाइज है, मेरा विकास सही तरह से डेवलप नहीं हुआ है। मगर ये चीज़ें
जो पहले नहीं थी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि मीडिया ने एक रोल प्ले किया है। हर औरत कपड़े के अंदर औरत है। हमने उसकी एक्टिविटी को मीडिया में इतना ग्लोरीफाई करके दिखलाया कि आज 12 साल के बच्चे को पोर्नोग्राफी की क्लिप है, उसे पता है आंटी क्या करती हैं। वो आंटी उससे 5 साल बड़ी उम्र में होंगी, 60 साल की, मगर उसने उन आंटी की उम्र के वो एक्शन देखकर उसके दिमाग में क्या जा रहा है कि सारी आंटी ऐसी हैं। ये उसने कुछ ही दूसरी क्लिप में देखा कि 18 साल के लड़के ने 45 साल की लड़की के साथ, कोई आंटी के साथ, तो उसके दिमाग में क्या जा रहा है, दे डोंट हैव डिस्क्रिमिनेशन पावर। उनके अंदर फिल्टर नहीं है। वो जो देखते हैं वो मानते हैं पूरा का पूरा। हम और आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं, सबसे आगे वाला लड्डू देखते हैं कैसा लग रहा है, हम कहते हैं देना भाई, हम उसके 20वें लड्डू तक जाते हैं देखने, क्वालिटी वाइज नहीं। हम उम्मीद कर लेते हैं कि आगे वाला फ्रेश नजर आ रहा है, वो भी होगा। कई बार हम और आप धोखा भी खा जाते हैं, वो पीछे वाला खराब। तो ऐसे ही वो यंग जनरेशन जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है जो सामने नजर आ रहा है, और जो चीज ज्यादा नजर आ रही है वो उसे सामान्य, कॉमन मान रहे हैं, नॉर्मल मान रहे हैं। कॉमन नहीं, जो चीज कॉमनली होती नजर आती है उसे हम नॉर्मल मान लेते हैं कि ये तो आम बात है पुरुष स्त्री के बीच में। तो जहां आपने, जो आपका मूल प्रश्न था कि क्यों नहीं कह पाते, अरे जिसके साथ आपको 50 साल जीवन गुजारना है, विवाह का संबंध, आप अपनी ईमानदारी से क्यों ना कहें? मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कैसे कहें, क्यों ना। पहली बात, संबंध में, संबंध शब्द में अगर उसकी व्याख्या कर लें तो समान बंधन एक छोटा सा समझा सकते हैं। समान बंधन, मैं और आप अगर 15 मिनट भी बात कर रहे हैं तो मुझे आपका सम्मान करना है समान रूप से, तभी मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरा करेंगे। मैं आपसे इससे 5 गुना वॉल्यूम से बात करूं चिल्ला के, तो हम और आप बात नहीं कर पाएंगे, हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन टूटेगा। राइट, सही है। तो मेरा आपके लेवल पर बात करना, आपकी आवाज के लेवल पर बात करना, आपके भाषा के लेवल पर बात करना, सम्मान, तब संबंध। ये तो बात हुई 15 मिनट की, आधे घंटे की। जिनके साथ हम जीवन पूरा का पूरा निर्वाह करने के लिए हम साथ फेरे लेकर वचन कर रहे हैं कि हम रहेंगे, उनके प्रति हम क्यों ना वो ईमानदारी, वो पारदर्शिता, वो ट्रांसपेरेंसी, वो कमिटमेंट क्यों ना डेवलप करें? अगर आप नहीं करना चाहते तो तैयार हो जाइए 2-3 शादी करने को। 2 शादियां या 3 शादियां अब उतनी अनकॉमन नहीं है जो पहले होती थी। यानी जो घड़ी पसंद नहीं आई उसे बदल दिया, या जो कपड़ा अच्छा नहीं लगा फेंक दिया, नया पहन लिया, वैसी वाली बात हो गई। ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में किसी की भी बेटी अगर वो डाइवोर्सी है, डाइवोर्स हो गया है, तो अब उतनी हैतोबा नहीं होती समाज में। अगर हम घड़ी घुमा के 60, 65, 70 साल पीछे चले जाएं तो किसी की भी बहन या बेटी, किसी की भी अगर वो हो जाती थी, क्या बोलते थे, डाइवोर्सी का हिंदी शब्द जवान पर नहीं आ रहा है, तो तलाकशुदा हो जाते। तो एक तरह का कलंक माना जाता था, वो बेचारी के लिए तलाकशुदा है, या उसको मानते थे कि शायद उसमें कुछ वो है कि जल्दी उसको लड़का मिलना मुश्किल हो जाता था। आज ऐसा नहीं। लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए वर्जनाएं थी और खोट उन्हीं में देखा जाता था, चाहे लड़का ही क्यों ना गलत। कि अनलकी होगी, देखो शादी के बाहर बैठी है, या बदकिस्मती से अगर उसके पति का देहांत हो गया तो ये मान लिया जाता था कि इसी के उसमें बात है कि उस बेचारे का चला गया, दूसरा जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो आप पूछते भी नहीं कितने सारे लोग हैं सेकंड मैरिज है। आप कुछ ऐसे संकेत या कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं माता पिता के लिए जिसमें वो ये पता कर सकें कि हमने जो रिश्ता करना चाहा है या हमने जो बात बढ़ाई है मेरे बेटे या बेटी के लिए, तो मेरा बेटा या बेटी जो है वो इससे कंफर्टेबल नहीं है, वो असहज महसूस कर रहा है या दबाव महसूस कर रहा है। क्या ऐसे कोई मार्कर्स आप बता सकते हैं? बिल्कुल। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि हर माँ बाप का ये दायित्व है, हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द निकल कर आ रहा है, दायित्व है कि वो अपने बच्चों की शादी कराकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर, पुराना शब्द है गंगा नहाएंगे, नहीं, अब जिम्मेदारी आपकी ख़त्म नहीं होती। आपको पूर्ण रूप से पूरे विस्तार से जानना, समझना और ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि उनकी शादी टिकेगी।
आपने शादी करा दी, बैंड बाजा इंतजाम कर दिया और छोड़ दिया, अब तुम नहीं टिकेगी। उसके लिए आपको उनको बहुत समय पहले से तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं एक व्यक्तिगत एग्जाम्पल दूँ तो मेरे मुंह से कभी हिंदी की, इंग्लिश की कोई गाली नहीं निकलती, मेरे बेटे के मुंह से भी नहीं निकलती। मेरे मुंह से कोई भी असम्मानीय शब्द किसी भी स्त्री के बारे में नहीं निकलता। मेरे क्लाइंट हर तरह के रह चुके हैं, समाज के हर वर्ग से आ चुके हैं, हर व्यवसाय से आ चुके हैं, मगर मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसा नहीं निकलता जिसके लिए मुझे मुँह न करे, मुझे गिल्ट महसूस करना पड़े। हमारे बेटे के मुंह से भी निकलता। तो हमने वो तैयारी बहुत पहले से की है कि स्त्रियों का सम्मान होना है, ये उनके प्रति गाली नहीं होनी है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो माँ बाप को पहले अपने आचरण में, अपनी विचार शैली में, अपने व्यक्तित्व में वो चीज़ें लानी पड़ेंगी कि हम तुम्हारी माँ का सम्मान करते हैं, हम तुम्हारी बुआ का सम्मान करते हैं, तुम्हारी मासी का, तुम्हारी मम्मी का सम्मान करते हैं। हम उनके बारे में टीका टिप्पणी, जजमेंट, क्रिटिसिज्म, हिटिंग बिलो द बेल्ट में विश्वास नहीं करते। उनकी ज़िंदगी, उनका आचरण, उन्हें मुबारक, हमको जज करने का हक नहीं है, क्योंकि हमें बहुत छोटी सूचना के बेसिस पर उनके पूरे कैरेक्टर को जज करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। ये चीज़ कौन डालेगा? माता पिता ही डालेंगे, और तो कोई डालेगा नहीं, क्योंकि बच्चे का तो एक्सपोजर माँ बाप से ही है, ये घर के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज की डेट में क्या हो गया कि हर लड़का हक रखता है किसी भी लड़की को जज करने के लिए। अगर आप एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ जाएं और 50 दंपति बैठे हैं तो हर लड़का जज करता है कि भाई ये 55 साल की महिला ये 25 साल के लड़के से क्या बात कर रही है, ये वो 55 साल की महिला है, वो 80 साल का वृद्ध पुरुष है, वो दोनों क्या हैं। जबकि हमें कोई हक नहीं, हमें क्या पता और क्यों करना है, हमें क्या पता। उस तरह के मामा भांजी हों, उस तरह बाप बेटी हों, उस तरह जीजा कुछ भी हों, बहुत सारी विकल्प हैं, तो हमें जज नहीं करना है। अगर हमें इस तरीके से जज नहीं कर तो हमें लड़की के चरित्र पर भी जज नहीं करना है। हम पूरी पॉजिटिविटी से क्यों ना एक दूसरे के साथ आशावादी रूप से संबंध की संभावनाओं को एक्सप्लोर करें। ये बात कौन सिखाएगा? माँ बाप सिखाएंगे। और जितना लंबा संबंध है, अगर 50 साल हम मान के चलें आइडियल वे में कि 50 साल आप रहे, हालांकि 50 अब प्रैक्टिकली नहीं रहा, हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया 5 साल पूरे हो जाने तो बहुत बात है, लेकिन आदर्श रूप से तो 50 साल, नहीं तो 45, नहीं तो 40 होता था। जितना लंबे समय के संबंध बनाने की हम चाहत रखते हैं, उस मात्रा में कुछ तो समय एक दूसरे को समझने का देना चाहिए। तो माँ बाप को क्या जल्दी है कि आज सगाई कर लो, ये जून का महीने का एंड है, अगस्त में तुम्हारी शादी कर देते हैं। क्यों भाई? आप ये क्यों नहीं कह सकते, जो कि हम चाहते हैं सारे माँ बाप को ये मैसेज देना, कि जब लड़का लड़की पसंद कर रहे हैं तो उससे कम से कम 6 महीने का समय दीजिए, कम से कम 6 महीने का, जब आप रोका सगाई कुछ करें, और उसके बाद फिर कम से कम 6 महीने का, साल भर का समय दीजिए उस सगाई रोके के बाद शादी के समय, ताकि इनको ये पीरियड मिले एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे की कमजोरियों को समझने का। हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ताकि बाद में ये ना लगे कि हमें धोखा हुआ या हमें ये नहीं पता था, हमें वो नहीं पता था। क्योंकि अगर आपके बच्चों की शादी टूटेगी तो दुख तो आपको भी होगा, पैसे तो आपके भी जिंदगी भर की कमाई उसमें चली जाएगी ना। तो आप वो दांव पर लगाने को तैयार हैं, लेकिन आप घंटे 2 घंटे बैठकर बच्चों को समझाने के तैयार नहीं है कि देखो भाई, तुम्हारी सगाई अभी कर लो, शादी या तुम आज एक कर लेते हैं, तुम्हारी सगाई 6 महीने बाद करेंगे, शादी तुम्हारी 1 साल बाद करेंगे। क्यों नहीं? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे संबंध में जो अप्रियता, अनप्रेजेंटनेस, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, टूटते हैं, उनसे समाज बच सकेगा, या हत्याओं से भी बच सकते हैं। हत्याओं से बच सकेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या इन हालात में जो है प्यार में असफलता या जबरिया शादी, ये किसी लड़के या लड़की को हिंसक बनाने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल है, क्योंकि इनकी परिभाषा प्यार की क्या है? आपने बड़ा अच्छा हिंदी का शब्द यूज किया, पर्याप्त। इनका पर्याप्त बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटा है, कि तुम मुझे इस समय कितनी खुशी दे सकते हो इतने समय में। तो पर्याप्त शब्द को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उनके दिमाग में शॉर्ट टर्म गोल है। मेरे पास एक, आपको शायद जानकर वो होगा कि एक महिला आई थी, पढ़ी लिखी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी,
थर्सडे की शाम को उन्होंने फोर्स करके अपॉइंटमेंट दिया कि आज ही आना है, अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए। उनके साथ में जो लोग आए थे वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनकी बड़ी बहन थी, अच्छे सभ्य परिवार से थी। थर्सडे को उनकी शादी संडे को हुई थी। शादी के चौथे दिन मेरे सामने बैठी थी अपनी बड़ी बहन और अपने जीजा के साथ में, और वो रो रही थी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए शादी के चौथे दिन। हमने कहा कब से आपकी? तो बोले 4 महीने हो गए हमारी एंगेजमेंट को। लड़का भी पढ़ा लिखा है, बड़ा वेल बिहेव्ड है, और फूल भी लेकर आता है, म्यूजिक भी सुनाता है, बात भी करता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। कुछ करने से मतलब? कुछ करने से मतलब है कि उनके दिमाग में इमेजिनेशन था कि अगर लड़का है तो उसको पहले दिन के पहले घंटे से मेरे ऊपर शुरू हो जाना चाहिए। मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रही हैं। क्योंकि लड़कियों के दिमाग में एक इमेज बढ़ गई है, अगर लड़का है तो कुछ करो ना। वो लड़का सभ्य था, शिक्षित था, सुसंस्कृत था, फ्लावर लेकर आता था, म्यूजिक चलाता था, बात करता था। शायद उसको हम जैसे किसी ने गाइड किया हुआ, थोड़ा घर में प्री मैरिटल काउंसलिंग कह सकते हैं, प्री मैरिटल ओरिएंटेशन कह सकते हैं। जरूरी है कि आपको पहले दिन के पहले घंटे से संभोग करना है, जो कि संभव नहीं है टेक्निकली, साइंटिफिकली। वो लड़का जरूर रहा होगा वेल इन्फॉर्म, मगर लड़की चार्ट अकाउंटेंट होने के बाद उसकी अपेक्षा ये थी कि वो कुछ करता नहीं है, इसलिए वो डाइवोर्स चाहती थी। तो यहाँ आप किसको पर्याप्त कहेंगे? हमारी आकांक्षाएं, हमारी उम्मीदें अनरियलिस्टिक हो गई हैं, विशेष तौर पर लड़कियों की। इसलिए शादियों में क्रैक भी आ रहे हैं, कड़वाहट भी आ रही है, और ये जो हाथ से निकल कर आ रहे हैं वो ये हैं, क्या उन्होंने कभी अपने और लोगों से, अपने से बड़े उम्र के लोगों से या डॉक्टर लोगों से बैठकर कभी जाना है क्या प्रैक्टिकल है या क्या नहीं है? कौन पूछता है, कौन जानना चाहता है? अगर हम और आप किसी को सलाह देने जाएंगे तो हमको बोल देंगे प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, लीव अस अलोन। जब लड़का और लड़की मिल करके, यानी प्रेमी और प्रेमिका मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति की हत्या करने के लिए निकलते हैं, तो वो एक पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं। ये उनके बीच की जो साइकोलॉजिकल, उनकी जो ज़रूरतों वाली बॉन्डिंग थी, वो क्रिमिनल बॉन्डिंग में क्यों कन्वर्ट हो जाती? चारों तरफ के माहौल में ये सारा बहुत को दिखलाया जा रहा है। बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे OTT, बहुत सारे इंटरनेट पर उपलब्ध मीडिया, बहुत सारी पिक्चरें इस तरह की आ रही हैं, बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह का मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है जहां क्राइम को ग्लैमराइज किया जा रहा है। ये शब्द शायद मुझसे बेहतर आप यूज करना चाहेंगे। क्राइम को ग्लैमराइज किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। अगर आप भी संवेदना रखते हैं और समाज के प्रति हम भी रखते हैं, तो इन लोगों के मन में ये नहीं है कि हमारी छवि, हमारे माँ बाप की छवि क्या बिगड़ेगी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो टॉलरेंस है या फिर आपके इमोशनल रेजिलियंस है, वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई? बिल्कुल, बहुत, जिसको कहते हैं अलार्मिंगली बहुत कम होता जा रहा है। और जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को आपके माध्यम से देखेंगे, उन सब के लिए ये अलार्म बेल है। टेक नोटिस, सिट डाउन, टेक नोटिस, बी अलर्ट। क्योंकि अगर आपके बच्चे दुखी होंगे तो आप भी दुखी होंगे। इसमें कुछ लगता है आपको कि ये थोड़ी सी नार्सिस्टिक मतलब जो है वो ट्राइट्स है, या फिर एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्राइट्स है उसमें? ये सारी संभावनाएं हैं। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक का जो मतलब था ट्रेडिशनली, क्लासिकली, साइंटिफिकली, हम उसको थोड़ा सा अलग अंदाज में सोचें तो हम सब छोटी सी दुनिया में बंद होते जा रहे हैं। छोटी सी दुनिया में मैं और मेरी दुनिया, मैं और मेरी सोच, मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी खुशी। तो ये अनरियलिस्टिक है कि हम रहना तो चाहते हैं इस बड़ी दुनिया के साथ में, लेकिन बाउंड्री बना के रहना चाहते हैं। यानी ये एक तरह से जैसे केतन अग्रवाल वाले केस में, सिया वाले केस में देखने में आया कि लड़की ने प्रिटेंड किया कई महीनों तक कि हाँ मैं इसके साथ खुश हूँ, लड़का उसके लिए सब चीज़ें कर रहा है, उसको खुश रख रहा है, और उसके प्रेमी से वो दिखता भी बेहतर है, सुंदर है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सबल भी है वो। और ये लगातार उसको इस भ्रम में रखे रही कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ,
उसके साथ घूमने फिरने भी जा रही है, उसके लाए उपहार भी ले रही है, उसके गुलदस्ते भी ले रही है, उसके जन्मदिन पर की हुई कार में जो वो उसने एक पार्टी अरेंज की थी जिसके वीडियो हमने देखे। तो ये सारी चीज़ें करते हुए वो क्या इन 3 महीनों में 4 महीनों में हत्या की तैयारी भी करती चली आई। इसको किस तरीके से एक कट्रिस्ट आपका जो है वो देखेगा? देखिए, कहने सुनने में तो ये अप्रिय लगेगा, जो भी सुनेगा उसे लगेगा कि भाई आप दिमाग के डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट, तब हर किसी को मरीज बनाने में लगे। मगर सुनने वाले को स्वतंत्रता है जो भी कंक्लूड करें, जो भी निष्कर्ष निकालें, लेकिन अगर हमारे किसी भी आचरण से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, किसी की जिंदगी दांव पर लग सकती है, तो क्या ये सामान्य व्यवहार है? क्या हम सबको ये रिकमेंड कर सकते हैं कि ये करो? क्या ये व्यवहार असामान्य, अनकॉमन, एबनॉर्मल नहीं है? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है, इंगित नहीं करता है कि कहीं तो भयंकर गड़बड़ है, कि हमें दूसरे की जान जाने तक हमें कुछ नहीं हो रहा? वो दूसरा जो कल तक हमारा पति था या पत्नी थी या होने वाला था। हमें इस बात की पूरा आभास है कि जितना युवा वर्ग के प्रोग्राम देखेगा उसमें जो महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, वो शायद हमसे नफरत करेंगी, क्योंकि उन सब को, जिसको आप जैन जी बोलते हैं गूगल के टाइम के आने के बाद, इन सबको एक भ्रम है कि हमें सब पता है, हमें आपसे सुनना नहीं है, हमें आपसे जानना नहीं है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है, हमारी ज़िंदगी आपसे मतलब है। इनको सब पता है। इन सबको भ्रम है कि जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं वो सही है। फ़र्क इतना है कि हम अपने हर क्लाइंट को ये बताते हैं कि देखिए, हम आपसे जो भी पूछेंगे या जो भी आपको बताएंगे वो आपकी अगले 40, 45, 50 साल की एन्जॉयबल, सेटिस्फैक्ट्री, रेस्पेक्टफुल लाइफ के लिए है। दूसरा कोई एम नहीं। हैप्पी, हेल्दी, एन्जॉयबल, फुलफिलिंग, सेटिस्फैक्ट्री, रेस्पेक्टफुल लाइफ के लिए अगले 45-50 साल के लिए। अगर आप 30 की हैं तो जब आप 85 की हो जाएंगे, 55 साल, तब तक के लिए हम उस रास्ते पर आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए तो हम आपके लिए नहीं हैं। हम शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए नहीं, और दुनिया भरी पड़ी है। मगर इन लोगों को ये चीज़ें नहीं आती दिमाग में। उनका विजन, उनकी थॉट प्रोसेस इतना लंबा अब नहीं सोचती, वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म। वहाँ पर हमारी आपकी जनरेशन का विचारधारा बिल्कुल अलग है इन लोगों से, और उनका जो अपना वर्ग है, पीयर ग्रुप है, वो उनको ये प्रोत्साहित करता है, नहीं बनेगी, छोड़ देना, दूसरा मिल जाएगा, नहीं होगी शादी, नहीं होगी, चलेगी गाड़ी जिंदगी की, तुम कमाती हो लाख इतने, रेंट पर ले लेना। तो ये प्रोत्साहन मिल रहा है उनको। डिजिटल युग ने रिश्ते कितने कमजोर किया आपके हिसाब से? भयंकर रूप से। कितना वर्ड भी बहुत छोटा है, कितना वर्ड भी बहुत छोटा है। डिजिटल वर्ड ने सारी परिभाषाओं को चकनाचूर कर दिया। मैं शायद अतिशयोक्ति कर सकता हूँ, मुझे मालूम है कि वर्ड भी अतिशयोक्ति कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं एग्जेगरेट कर सकता हूँ। डिजिटल वर्ड ने, जो डिजिटल वर्ड था वो फिक्शनल भी था काफ़ी हद तक, मगर जब फिक्शन को बार बार दिखाया जाएगा, रिपीटेड वे में दिखाया जाएगा, 24/7 दिखाया जाएगा, एक एपिसोड को दिन भर में 10 बार देखेंगे, या 10 एपिसोड के कंटेंट में 60% कॉमन होगा, और वो आपको 100 बार आपको नजर आएगा, तो वो फिक्शनल आपको रियलिस्टिक लगेगा। आप पर मुझे बता दें कि वहाँ पर एक भूत है, और आप मुझे 1 घंटे में 10 बार बताएं, तो 11वीं बार मुझे लगेगा वहाँ पे कोई भूत है, जबकि नहीं था। लेकिन मेरी साइकोलॉजी में भूत 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 वर्ड मैंने 10 बार सुना है, तो है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर भूत वर्ड गया तो है ना। तो मैं जाते हुए भी एक बार देख कर जाऊँगा, वो भूत था, मुझे पहले नजर नहीं आया था। तो डिजिटल वर्ड ने सारी परिभाषाओं को, सारे रिश्तों को विनाशकारी रूप से चकनाचूर किया है। और इस बीच में आपको ऐसा लगता है कि इसी डिजिटल वर्ल्ड ने जो यूथ है उसको इंस्टेंट सॉल्यूशंस की तरफ पहुंचा दिया है? राइट, उसकी क्षमता इतनी है नहीं कि रोके, पेशेंस उसमें है नहीं, ना उसने लोगों को पेशेंस करते देखा है। आप इसी प्रोग्राम को अगर 2 घंटे का करेंगे तो आपका आधे ऑडियंस नहीं आएगा। आप इसको 2-2 मिनट में लेंगे तो लोग सुन लेंगे। न्यूज़ की क्लिप्स आने लगी हैं, लंबी न्यूज़ नहीं आती। हमने भी बहुत महीनों से पूरा न्यूज़ किसी चैनल का नहीं देखा है।
आपको लगता है कि लड़कियों का बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाना बिल्कुल बहुत भी उनको हिंसक बना रहा है? बहुत गंभीर विषय है और शायद इस विषय पर आपको बड़े विस्तार से कभी किसी भी के साथ चर्चा करनी पड़ेगी कि लड़कियों का हायर एजुकेशन में जाने का मूल उद्देश्य क्या था। जो उस समय के माँ बाप ने सोचा था कि भाई आड़े वक्त में तुम्हें तुम्हारी शिक्षा काम आएगी, कल को तुम्हारा हस्बैंड को कुछ हो जाए, शादी टूट जाए, विधवा हो जाओ, तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई काम आएगी। मगर वो जो एम्पावरमेंट हुआ वो इतना आगे निकल गया कि आड़ा वक्त कब आएगा, आड़ा वक्त तो रोज आने को तैयार हो गया। आज हर शिक्षित लड़की, हर हाईली एजुकेटेड लड़की, हर लड़की विद हाई इनकम अपनी इनकम को, अपने ओहदे को, अपनी पावर को रिवॉल्वर की तरह यूज करती है। अच्छा। कुछ सभ्य हैं तो थोड़ा कम शब्दों में करती हैं, कुछ नहीं सभ्य, उनकी ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने पावर देखी है तो लगा देती है हस्बैंड के सिर पर, डेयर नॉट मेस अप विद मी, मैं कमाती हूँ, मैं तुम्हारी दादागिरी नहीं सहूँगी। और हमने और आपने कभी बचपन में सोचा था कि हमारी आपकी माँ अपने पिता के ऊपर कभी कह सकेगी, क्योंकि उसमें शिक्षा नहीं थी, विकल्प नहीं था। आज जैसे ही विकल्प आया, पावर आई, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है, एक बच्चे के हाथ में आप सारे बच्चे वो गन लेकर टू करते रहते, उनको लगता है पावर है, उनको नहीं पता कि इसमें कितना डिस्ट्रैक्शन है। या वो जो वीडियो गेम आते हैं 10 को गिराया, तो पावर इतनी नशीली चीज है कि कोई रेयर आदमी होगा जो उस पावर के नशे से ना हो, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे। तो लड़कियों के पास जब पावर आई, कितने सदियों तक पावरलेसनेस का जो दर्द था, उसके बाद जब पावर आई तो उसका मिसयूज आई। आपको लगता है या आप इस बारे में सोचते हैं या आप ये रिकमेंड करना पसंद करेंगे कि हमारे देश में स्कूल और कॉलेज के स्तर से ही बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यूथ को जो है रिलेशनशिप, इमोशनल हेल्थ और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाना शुरू कर देना चाहिए? अब जाके शुरू हुआ है। पिछले कई सालों में हमने काफ़ी स्कूल में प्रोग्राम किए हैं, गुड टच बैड टच, छोटे छोटे बच्चों को, 3, 4, 5, 6, 8, 10 साल के बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में पढ़ाया गया। हमने किताब लिखी थी अब से 30 साल पहले, ऑल दैट यंग एडल्ट शुड नो अबाउट द सेक्स। कोई फोटो नहीं, कोई डायग्राम नहीं, कोई पोस्चर नहीं, कोई एंगल नहीं, सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से। अब जरूरी है कि हमने वर्कशॉप जब हम करते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग पर, तो हमने अपने बेटे को भी, उनकी होने वाली पत्नी को भी, हमारी बेटी को भी और उसके होने वाले को भी, अब से 15 साल पहले हमने बिठाया था उस बाकी लोगों के समूह में कि आप भी सुनिए जो बातें की जानी है। हमने उनको अपनी किताब भी पढ़ने को दी थी। अब जरूरी है, क्योंकि पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है साथ जीना, साथ रहना, साथ खुशी से रहना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ना। इसकी कोई ट्रेनिंग औपचारिक रूप से अभी तक नहीं है। माँ बाप या तो खुद इतने सक्षम नहीं है कि सही भाषा में बता सके। वो कहते हैं स्कूल वाले, कॉलेज वाले पढ़ाएंगे। स्कूल कॉलेज वाले बोलते हैं हमारे पास और करिकुलम इतना है, हम ये कहाँ से लेंगे। कभी कभी किसी डॉक्टर को, किसी ट्रेनर को बुला के कर लेते हैं औपचारिक रूप से प्रोग्राम, लेकिन वो उतना नहीं गहरा जा पाता जितना ज़रूरत है। वो इफेक्टिव नहीं है जितनी ज़रूरत है। आपने एक आधे घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर साल 2 साल में करा दिया, फिर भूल गए बच्चे। अगर आप हर महीने तय कर लें कि भाई आपको साल के एंड में 12 महीने में आपको 12 पर अटेंडेंस लगनी ही है आपकी, तब उसके अंदर संस्कार आएंगे, तब उसके अंदर इंग्रेन होगी वो नॉलेज कि मुझे किसी स्त्री को जज करने का, उसको हिंदी इंग्लिश की गालियां देने का कोई हक नहीं है। तो एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते आप तो क्या सलाह देंगे यूथ को कि यदि वो रिश्ता उसे पसंद नहीं आ रहा है तो वो क्या करे और क्या ना करे? संवाद, इससे पहले कि रिश्ता ना पसंद आने की वजह से विवाद हो, और विवाद के बाद एक और हिंदी का शब्द है विध्वंस, विध्वंस यानी डिस्ट्रक्शन हो, और विवाद हो, विनाश हो, उससे बेहतर है संवाद हो। वो संवाद होने की क्षमता जो है और वो क्लैरिटी जो है
वो हर यूथ को पहले अपने माँ बाप से होनी है, अपने घर के बड़े भाई बहनों से होनी है, घर बुजुर्गों से होनी है, शिक्षकों से होनी है और उस व्यक्ति के साथ होनी है जिससे आप संबंध बनाने का शुरुआत कर रहे हैं। क्यों ना हो, क्यों ना हो। मान लीजिए कोई लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ 50 साल पहले की अगर मैं उम्र में चला जाऊँ, तो मैं कहूँ कि मुझे शायद मेरी मान्यताएं कहती है कि मुझे जॉब करने वाली लड़की के साथ मेरी नहीं बन पाएगी। मैं क्यों ना बताऊँ ये बात, मैं अभी हाँ सब कुछ कर दूँ और शादी के 6 महीने बाद झगड़ा शुरू कर दूँ, तो उस बेचारे की ज़िंदगी तो अटक गई ना। वो कहेगी पहले क्यों नहीं बता दिया। या वो क्लियर कर दे कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ लेकिन मैं हमेशा नहीं करना चाहती, तो मुझे सांत्वना हो गई। हम क्यों नहीं संवाद करें, हम क्यों उसको लटकाएं, क्यों उसको बैक बर्नर पर डालें, बाद में देख लेंगे। नहीं, बाद में नहीं देखेंगे, बाद में आप सिर्फ विनाश देखेंगे। संवाद कर लिया तो विवाद नहीं होगा, विवाद नहीं होगा तो विनाश नहीं होगा। बहुत खूबसूरत और बहुत ही मौजूं और ये बहुत ही ज़रूरी बात बताई डॉक्टर राजीव आनंद ने कि यदि रिश्ता नहीं समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है या किसी तरह की कोई भी समस्या दिखाई दे रही है तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन या हल संवाद है। विवाद से बचना है तो संवाद कीजिए और संवाद किया तो विवाद न होगा, विवाद न हुआ तो विध्वंस नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई और लड़का पहाड़ी से नीचे नहीं गिरेगा, कोई और लड़का नीले ड्रम में नहीं जाएगा। डॉक्टर आनंद बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत तरीके से, इतना बेहतर और बहुत आसान तरीके से आपने इस गूढ़ विषय को, इतने खतरनाक से सब्जेक्ट को जो कि लोगों की आसानी से समझ में नहीं आता, आपने बहुत आसानी से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। हमसे हमेशा जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अंक में एक नए हम विषय के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद।